हेलो डियर फ्रेंड्स, सचेस एजुकेशन कॉल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो गृह प्रबंध से है, होम मैनेजमेंट से। होम मैनेजमेंट में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो आज हम पढ़ेंगे आवास को। आवास क्या है, तो आवास का मतलब होता है हमारा रहने का स्थान। मतलब आवास वह है जहाँ पर मनुष्य के सभी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, आवास कहा जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, आवास। आवास में हम सबसे पहले क्या जानेंगे कि आवास क्या है। तो आवास वह स्थान है जहां व्यक्ति की आवश्यकताएं पूरी होती हैं। पूरी होती है। अब हम जानेंगे कि आवास का चयन हम क्यों करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आवास का चयन। आवास का चयन क्यों किया जाता है, तो सबसे पहले हम आवास का चयन इसलिए करते हैं कि हमको क्या मिले, सुरक्षा मिले, क्योंकि घर में ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हमारी क्या होगी, सुरक्षा। अब किन किन चीजों से हमको सुरक्षा मिले, हम इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जैसे हमें सामाजिक सुरक्षा मिले, सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा के बाद हमें मानसिक सुरक्षा मिले, मानसिक सुरक्षा। मानसिक सुरक्षा के बाद हमें मौसम से सुरक्षा मिले, मौसम से सुरक्षा के बाद हमारा होगा जंगली जानवरों से सुरक्षा, जंगली जानवरों से सुरक्षा। दूसरी हमारी हेडिंग क्या आएगी, तो हम अपने अस्थायित्व के लिए क्या करते हैं, घर का चुनाव करते हैं, अस्थायित्व। तीसरा पॉइंट हमारा क्या आएगा, तो तीसरा आएगा हमारा अभिव्यक्ति के लिए। घर में ही रहकर हम क्या करते हैं, अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, तो हमें आवास की आवश्यकता व्यक्ति के लिए होता है। अगला हमारा है सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। समाज में मान सम्मान के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, घर की आवश्यकता होती है, तो सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए। उसके बाद अगला हमारा क्या है, मनोरंजन के लिए। नंबर 5 क्या है, मनोरंजन के लिए। मनोरंजन, मनोरंजन स्थल होता है घर हमारा। उसके बाद अगला हम क्या जानेंगे, घर की अनुभूति देना, घर की अनुभूति देना। उसके बाद हमारा कौन सा पॉइंट होगा, घर की अनुभूति देना। आवास क्या करता है, तो आवास हमें घर की अनुभूति देता है। उसके बाद हम संग्रह स्थल के लिए कोई भी बहुमूल्य वस्तु को खरीद कर लाते हैं, तो उसको हम ऐसे रोड पर तो नहीं फेंकते हैं ना, उसको हम घर में इकट्ठा करके रखते हैं, तो संग्रह स्थल के लिए हमें आवास की जरूरत होती है। उसके बाद अगला हमारा क्या होगा, तो अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए, संस्कृति की सुरक्षा के लिए घर से ही हमें क्या होता है, हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती रहती है, संस्कृति की सुरक्षा के लिए। अगला हमारा क्या है, तो विश्राम स्थल के लिए। घर में ही हम क्या करते हैं, विश्राम करते हैं, विश्राम स्थल के लिए। अगला हमारा क्या है, तो क्रियाशीलता, जहां पर हम विश्राम करके क्या करते हैं, फिर से एक्टिव हो जाते हैं और अपने कार्यों को
करने लगते हैं। ये हमारे सारे पॉइंट किस लिए थे? तो हम घर का चयन किस लिए करते हैं? तो घर का चयन सबसे पहले हमें क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। सुरक्षा किन किन चीजों से प्रदान करता है? तो सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा मतलब जैसे चोर हो गया, डाकू हो गया, आतंकवादी हो गए, इन सब लोगों से हमें क्या करता है? प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। हमें घर क्या करता है? मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है। मेंटली संतोष हमें प्रदान होता है। मौसम से सुरक्षा हमको प्रदान करता है, आंधी तूफान चक्रवात इन सबसे। जंगली जानवर हमारे जो होते हैं, उन जंगली जानवरों से हमारा घर क्या करता है? हमको सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्या है कि घर हमें अस्थायित्व देता है, रहने का हमारा एक निश्चित स्थान होता है। अपने विचारों को आदान प्रदान करने की घर में क्या होती है? व्यक्ति होती है। समाज में आवास हमारा क्या करता है? मान सम्मान बढ़ाता है, प्रतिष्ठा होती है। मनोरंजन भी हमारा क्या होता है? घर में ही होता है। और क्या करता है? घर हमें घर की अनुभूति देता है, प्रेम देता है, स्नेह देता है, सौहार्द की भावना होती है घर में। कोई भी हम बहुमूल्य वस्तुओं को लाते हैं तो क्या करते हैं? उसको घर में संग्रह करते हैं, तो संग्रह स्थल होता है। और घर क्या करता है? हमारी संस्कृति की सुरक्षा करता है। संस्कृति हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। घर में ही हम क्या करते हैं? विश्राम करते हैं। तो घर का चुनाव हम किस लिए करते हैं? विश्राम स्थल के लिए करते हैं। और अपनी क्रियाशीलता के लिए भी हम घर का चुनाव करते हैं। इस प्रकार से ये था कि घर का चयन हम किस लिए करते हैं, घर का चयन क्यों आवश्यक है, हमने ये सब जाना। अब हम जानेंगे अगला कि घर का चुनाव करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इस समय आवास चयन के समय आवश्यक जानकारियां तो आवास चयन के समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सारे बिंदुओं के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। जिसमें हमारा पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? अपने परिवार का आकार एवं स्वरूप को समझेंगे। परिवार का आकार एवं स्वरूप। जैसे परिवार का आकार एवं स्वरूप क्यों समझेंगे? यदि हमारा परिवार एकांकी है, न्यूक्लियर फैमिली है, हमारा परिवार छोटा है, तो हम छोटे से भी घर में रह करके क्या कर सकते हैं? अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारा परिवार ज्वाइंट है, संयुक्त परिवार है, तो हमको बड़े घर की आवश्यकता होगी। इसलिए कोई भी घर अगर हम बनाने जा रहे हैं, तैयार करने जा रहे हैं, या कोई भी आवास लेने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या जानकारी होनी चाहिए कि हमारे घर का क्या आकार है और उसका स्वरूप कैसा है। सेकंड हमारा है परिवार की आमदनी अथवा आर्थिक स्थिति। परिवार की आर्थिक स्थिति हमारी क्या है? आर्थिक स्थिति, हमारे परिवार में कितने लोग हैं कमाने वाले, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है। अगला है तीसरा, हमारे परिवार के सदस्यों की क्रियाकलाप कैसे हैं। परिवार के सदस्यों के क्रियाकलाप, परिवार के सदस्यों की क्रियाकलाप मतलब वो शहर में ज्यादा वर्क करते हैं कि गांव में करते हैं, तो हमको उस प्रकार से आवास का चुनाव करना चाहिए। अगला अगर हमारा पॉइंट है परिवार में रहन सहन की आदतें। परिवार में रहन सहन की आदतें, तो यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे परिवार में लोगों के रहन सहन की आदतें कैसे होती हैं। अगला है परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं। परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं, परिवार की वर्तमान आवश्यकताएं क्या क्या है, इन बातों को भी हम ध्यान में रख करके क्या करते हैं? आवास का चयन करते हैं। अगला है परिवार की
भविष्य की आवश्यकताएं, भविष्य की आवश्यकताएं। अगला है हमारा फर्नीचर के लिए, फर्नीचर के लिए आवश्यक स्थान। तो हमने इसमें किन किन बिंदुओं के बारे में जाना? सबसे पहले हमने इसमें जाना कि जो हमारे आवास का चयन है, आवास का चयन करते समय हमको कैसी जानकारियां रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे परिवार का आकार एवं स्वरूप कैसा है, हम इसके बारे में जानते रहेंगे। सेकंड हमारा है कि हमारे परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो कैसे है। तीसरा है कि हमारे परिवार में जो सदस्यों का क्रियाकलाप है उनका कैसा है, शहर में ज्यादा वर्क करते हैं कि गांव से बिलोंग करते हैं, गांव में ज्यादा वर्क करते हैं। इस प्रकार हम देख करके क्या करेंगे, अपने आवास का चुनाव करेंगे। अगला है हमारे परिवार के जो व्यक्ति हैं उनके रहन सहन की आदतें कैसे हैं। अगला है हम अपने परिवार की वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके क्या करेंगे, घर का चुनाव करेंगे। फिर है हमारे परिवार में भविष्य में उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, हम उनको ध्यान में रखेंगे। अगला है जब हम आवास का चयन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे फर्नीचर रहने का स्थान आवश्यक रूप से है कि नहीं है। इन सब बातों को हम ध्यान में रख करके क्या कर सकते हैं, अपने घर का चयन करते हैं। अब हम आगे जानेंगे कि हमारे घर और मकान में क्या क्या अंतर होता है। घर किसे कहते हैं, मकान किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे घर तथा मकान में अंतर। एक तरफ हम घर लिख लेंगे, एक तरफ मकान लिख लेंगे। सबसे पहले घर क्या होता है, घर सजीव होता है। मकान क्या है, मकान निर्जीव होता है, क्योंकि मकान तो हम किसी भी ईंट पत्थर की बनी हुई इमारत को कह सकते हैं। इसलिए मकान क्या है, मकान निर्जीव होता है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, मकान जो है निर्जीव होता है। अगला है हमारा घर क्या, घर चेतन स्वरूप होता है। घर चेतन स्वरूप होता है। मकान जड़ रचना होता है। मकान जड़ रचना संरचना होता है। मकान जड़ संरचना होता है। अगला हम क्या जानेंगे कि घर हमारा जो होता है, घर स्नेह प्रेम एवं भावना से मिलकर के बनता है, भावना से जुड़ा होता है। घर हमारा क्या है, स्नेह प्रेम एवं भावना से जुड़ा होता है। जबकि जो मकान होता है वो किससे होता है, मकान में क्या होता है, दीवारें होती हैं, फर्श होता है और क्या होता है, छत होता है, आदि से बना होता है, आदि से बना होता है। अगला पॉइंट क्या है, तो घर को बदला, घर को विवाह के पश्चात ही बदला जाता है। विवाह के पश्चात बदला जाता है।
घर को हम क्या करते हैं, अपनी परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। मकान को परिस्थिति अनुसार मकान को क्या करते हैं, परिस्थिति अनुसार क्या करते हैं, बदलते रहते हैं। मतलब परिस्थिति अनुसार समझ रहे हो ना। जैसे अगर हमारे रहने योग्य है तो हम रहते हैं, नहीं रहने योग्य है, हम कहीं और जो है शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम मकान को चेंज कर सकते हैं। पर अगर किसी का जो है पूर्वजों का दिया हुआ घर है तो उसको कोई नहीं छोड़ता। अगर हम किसी के यहाँ रेंट पे रह रहे हैं तो क्या करते हैं, हम उसको छोड़ देते हैं। अपनी परिस्थिति के अनुसार हम क्या करते हैं, मकान को चेंज कर लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या होगा, प्रत्येक घर के लिए छोटे बड़े मकान की आवश्यकता होती है। छोटे बड़े मकान की आवश्यकता होती है। प्रत्येक घर के लिए छोटे बड़े मकान की आवश्यकता होती है। घर में हम क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मकान घर ही हो, प्रत्येक मकान घर ही हो, यह आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। जैसे वह क्या हो सकता है, वह हमारा छात्रावास हो सकता है, वह हमारा दफ्तर मतलब वो ऑफिस हो सकता है, वो हमारा कॉलेज हो सकता है, etc। तो हमने इसमें कितने बिंदुओं को जाना, हमने इसमें जाना कि जो हमारा घर है और मकान है इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो घर जो होता है सबसे पहले सजीव होता है, क्योंकि घर हमारा क्या होता है, प्रेम स्नेह से बना होता है। लेकिन मकान हम किसी का भी बिल्डिंग देख करके उसको बोल सकते हैं कि यह मकान है। मकान क्या है, वह सजीव नहीं होता है, वह निर्जीव होता है। घर क्या है, घर चेतन स्वरूप होता है। मकान क्या है, जड़ संरचना होता है। घर इसमें प्रेम एवं भावना से जुड़ा होता है। मकान किससे बना हुआ, तो मकान में दीवारें होती हैं, फर्श होता है, छत होता है, नींव होता है, इन सब चीजों से मिल करके बना होता है। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा है कि घर को विवाह के पश्चात ही बदला जाता है, लेकिन जो हमारा मकान होता है उसको हम क्या करते हैं, उसको हम परिस्थिति बस बदलते रहते हैं। अगला है कि प्रत्येक घर के लिए हमें छोटे या बड़े मकान की आवश्यकता होती है। मतलब जैसा हमारा परिवार होता है, अगर संयुक्त परिवार है तो बड़े मकान की, और जो है हमारा न्यूक्लियर फैमिली है मतलब एकांकी परिवार है तो हमको छोटे मकान की आवश्यकता होती है। लेकिन जितने भी हमारे बिल्डिंग्स होते हैं, जितने भी हमारे मकान होते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि वह सब घर ही हो। और कोई ऑफिस हो सकता है, कोई रेस्टोरेंट हो सकता है, कोई हॉस्टल हो सकता है। इस प्रकार से हमने क्या जाना, इस प्रकार से हमने घर और मकान में डिफरेंस को जाना। अब हम आगे जानेंगे आवास के प्रकार। हम अगला पॉइंट क्या जानेंगे, तो अब हम अगला पॉइंट जानेंगे कि आवास के प्रकार। आवास के प्रकार। आवास कितने प्रकार का होता है, तो 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या जानेंगे हम, निजी निर्मित आवास। निजी निर्मित आवास। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, तो किराए का आवास। किराए का आवास। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, तो बना हुआ खरीदा मकान। बना हुआ खरीदा मकान।
चौथा पॉइंट क्या है, तो भूमि खरीद कर, भूखंड खरीद कर अपना बनवाया गया मकान, भूमि या भूखंड, भूखंड खरीद कर अपना बनवाया गया मकान। तो यहाँ पे हमने क्या जाना, हमने जाना आवास कितने प्रकार का होता है, तो आवास 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 क्या होता है, निजी और निर्मित आवास होता है, जिसको हम स्वयं द्वारा बनाते हैं। अगला आवास हमारा कैसा होता है, तो रेंटल पे जो हम लेते हैं, किराए का आवास होता है। अगला हमारा है बना हुआ खरीदा मकान, जो बिल्डर्स लोग बना करके पूरे मकान को बेचते हैं, वह हमारा होता है बना हुआ खरीदा मकान। अगला है कि भूमि या भूखंड, कहीं पर हम खरीद करके जब अपना मकान बनवाते हैं तो वह भी हमारा क्या होता है, आवास होता है। अब हम जानेंगे कि भूमि खंड का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम क्या जानेंगे, तो अब हम जानेंगे कि भूखंड या मकान का चुनाव करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। भूखंड या मकान का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। सबसे पहले क्या देखेंगे कि जो हमारे रहने का स्थान है कैसे हो, रहने का स्थान स्वच्छ हो तथा वातावरण जो हो, वातावरण मनोहारी हो। सेकेंड पॉइंट हम क्या जानेंगे कि जो हमारा आवास हो वो कैसे स्थान पर हो, शांत क्षेत्र में हो। तो आवास शांत क्षेत्र में हो, आवास शांत क्षेत्र में हो, जहां पर शुद्ध वायु बह रही है, जहां पर शुद्ध वायु हो। अगला पॉइंट हम क्या जानेंगे, अगला पॉइंट हम जानेंगे प्रकाश की व्यवस्था हो, प्रकाश की उचित प्रबंध हो, जहां पर हम जमीन लेने जा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि जो आवास का स्थान हो वो ऊंचे धरातल पर हो, आवास का स्थान ऊंचे धरातल पर हो, ऊंचे धरातल पर। ऊंचे धरातल का मतलब है कोई गड्ढा नहीं होना चाहिए, ऊंचे धरातल पर हो जिससे कि पानी न जमे, जिससे बरसात का पानी या वर्षा का पानी न जमा होने पाए, वर्षा का पानी न जमा हो। अगला क्या है, उसके बाद हमारा अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा आवास के आसपास ऊंचे व्यवसायिक स्थल ना हो, व्यवसायिक स्थल ना हो। मतलब जो हमारे रहने का स्थान है उसके आसपास बहुत ज्यादा व्यवसायिक स्थल
नहीं होने चाहिए। अगला है मकान के आसपास क्या ना हो, रेलवे स्टेशन ना हो, क्योंकि बहुत शोर होता है। तो आवास के आसपास, आवास के पास रेलवे स्टेशन ना हो। रेलवे स्टेशन ना हो। और क्या है, तालाब नाले व पोखरे ना हो। तालाब ना हो आसपास, तालाब नाले व पोखरे ना हो। तालाब नाले व पोखरे ना हो। हॉस्पिटल, बाजार, बैंक आदि की सुविधा हो। उसके बाद अगला पॉइंट हम क्या जानेंगे, अगला पॉइंट है हमारा हॉस्पिटल, बैंक, बाजार, परिवहन, सब इसी में लेते हैं ना। परिवहन, चिकित्सा, चिकित्सा हो तो गया है, चिकित्सा आदि की क्या हो, सुविधा हो। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है, वातावरण स्वच्छ हो। वातावरण कैसा हो, वातावरण एकदम स्वच्छ हो, जिससे किसी भी प्रकार की गंदगी ना हो, स्वच्छ हो, किसी भी प्रकार की बीमारी ना फैले। लंबे पेड़ों के बीच घर नहीं बनाना चाहिए। अगला है बहुत बड़े बड़े पेड़ नहीं, लंबे पेड़ों के बीच घर ना हो। तो इन सारी बिंदुओं को हम ऐसे ध्यान में रखते हैं। आप इसमें और भी लिख सकते हैं, जैसे हमारा जो घर है, जो आवास है, बहुत सकरी गली में ना हो, वहाँ बहुत कीचड़ मिट्टी ना हो, बहुत ज्यादा गंदगी ना हो। तो इन सब पॉइंटों को हम लिख सकते हैं कि हम भूखंड या मकान का चुनाव करने जा रहे हैं, तो वहां पर हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा रहने का स्थान है, भौतिक दृष्टि से वो कैसा हो, अच्छा हो, वहाँ का दृश्य अच्छा हो। आवास जो है हमारा शांत क्षेत्र पर हो, जहाँ पर हमें कैसी वायु मिल रही हो, शुद्ध वायु मिल रही हो। प्रकाश की व्यवस्था का उचित प्रबंध होना चाहिए। आवास का स्थान हमेशा ऊंचे धरातल पर होना चाहिए, जिससे कि वहाँ किसी भी प्रकार के बरसात का पानी जमा न होने पाए। अगला है आवास के आसपास ऊंचे व्यवसायिक स्थल ना होने चाहिए। अगला है आवास के पास रेलवे स्टेशन नहीं होना चाहिए, जिससे बहुत शोर होगा। तालाब या नाले व पोखरे नहीं होनी चाहिए। हॉस्पिटल, बैंक, बाजार आदि की हमें सुविधा होनी चाहिए, जिससे हम आसानी से अपने कार्यों को कर सकें। स्कूल भी होना चाहिए, बैंक स्कूल भी होना चाहिए, इसी में बच्चों के लिए, बहुत दूर नहीं होना चाहिए घर से। अगला है वातावरण स्वच्छ हो। लंबे लंबे पेड़ों के बीच हमें घर नहीं बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, तो बहुत अगर हमारी पतली गली है, बहुत सकरी गली है, संकीर्ण है, तो वहां पर भी हमें घर नहीं बनाना चाहिए। अब हम आगे जानेंगे कि जब हम भूमि का चयन करते हैं, तो भूमि के चयन में हमारी मिट्टी कौन कौन सी होती है, कैसी मिट्टी में हमें घर बनाना चाहिए। अब हम अगला क्या जानेंगे, अब हम अगला जानेंगे कि जब हम भूमि का चयन करते हैं तो मिट्टी कैसे प्रकार की होती है। तो भूमि का चयन, भूमि की स्थिति, तो भूमि की स्थिति को हम कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं, 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहले तो एक हमारी कैसी मिट्टी होती है, ककरीली मिट्टी होती है, ककरीली पथरीली, ककरीली पथरीली मिट्टी, ककरीली पथरीली मिट्टी होती है। सेकंड हमारी होती है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, रेतीली भूमि। एक ककरीली पथरीली भूमि होती है, एक रेतीली भूमि होती है। तीसरा होता है हमारा चिकनी मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी। तीसरी हमारी चिकनी मिट्टी होती है। चौथी होती है बनाई हुई भूमि,
बनाई हुई भूमि। चौथा क्या होता है? बनाई हुई भूमि, जिसको बनाई मिट्टी या भराई मिट्टी कहा जाता है। गड्ढों को पाट करके बनाए हुए हैं, इसी को भराई मिट्टी भी बोला जाता है। भराई मिट्टी या भराई भूमि जो गड्ढों को पाट कर बनाई जाती है। तो इसमें जो ककरेली मिट्टी होती है, हमारी कंकरेली पथरीली भूमि होती है, या हमारे लिए कैसे होती है? उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। उपयुक्त होती है, अच्छी होती है। यहाँ पे अगर हम अपना घर बनाते हैं, हमारा घर जो होता है ठोस होता है, उसमें सीलन नहीं आती है। रेतीली मिट्टी भी हमारे लिए उपयुक्त है, अच्छी है। लेकिन जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, यह अनुपयुक्त है। कैसी है? अनुपयुक्त है, यह अच्छी नहीं होती है। क्योंकि इससे हमारे घर में क्या होता है? इससे हमारे घर में सीलन आती रहती है, क्योंकि इसमें पानी सोखने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए इससे सीलन आती है। अब बनाई और भराई हुई मिट्टी जो होती है, यह भी हमारे लिए कैसी होती है? अनुपयुक्त होती है, क्योंकि ये गड्ढों को पाट करके बनाई जाती है, तो यह अच्छी मिट्टी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमें घर नहीं बनाना चाहिए। भराई और बनाई हुई मिट्टी की क्या होती है? नींव कमजोर होती है, इसलिए हमें ऐसे स्थान पर घर को नहीं बनाना चाहिए। है बात समझ में इतनी? अब हमने इसमें भूमि की स्थिति भी जान लिया कि भूमि की स्थिति कैसे होती है। 4 प्रकार की होती है। एक हमारी ककरीली और पथरीली मिट्टी होती है, दूसरी हमारी रेतीली मिट्टी होती है, तीसरी चिकनी मिट्टी होती है, चौथी हमारी भराई मिट्टी या इसी को बनाई मिट्टी कहते हैं। तो जो हमारी ककरीली और पथरीली भूमि होती है, कैसे होती है? हमारे घर के लिए अच्छी होती है, उपयुक्त होती है। जो रेतीली मिट्टी होती है, यह भी हमारे घर के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी होती है, क्योंकि इसमें पानी अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। लेकिन जो हमारी चिकनी मिट्टी होती है, उसमें पानी अवशोषण की क्षमता नहीं होती है, इसलिए वह उपयुक्त नहीं होती है। और ना ही जो बनाई हुई मिट्टी होती है, भराई हुई मिट्टी होती है, वह भी हमारे लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि इसमें क्या किया जाता है? तो जो गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को पाट करके बनाया जाता है, इसलिए यह हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। इसमें कुछ बिंदुओं के बारे में जानेंगे। जैसे मान लो दक्षिण दिशा में मुख है, दक्षिण दिशा में मुख करके किन स्थानों पर घर बनाया जाता है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में। तो पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, उनके घर का जो मुख्य द्वार होता है, किस दिशा में होता है? दक्षिण दिशा में होता है। और पूर्व और पश्चिम दिशा में पूर्व और पश्चिम दिशा में कहाँ के लोग बनाते हैं? तो जो मैदानी क्षेत्रों के लोग होते हैं, उनके घर का जो मुख होता है वो मैदानी क्षेत्रों में होता है, पूर्व और पश्चिम दिशा में। उसके बाद अगला हम क्या जानेंगे इसमें? उत्तर दिशा में कहाँ होता है? उत्तर दिशा में। तो उत्तर दिशा में जो लोग अपना घर बनाते हैं मुख करके, वो होता है कहाँ? गर्म क्षेत्रों में, जहाँ की जलवायु गर्म होती है, गर्म क्षेत्रों में, गर्म क्षेत्रों में। समझ में आ रहा है ना कि ऐसे लोग जो निवास करते हैं, जिनका घर का जो मुख्य द्वार होता है दक्षिण दिशा में होता है, ऐसा कहाँ के लोगों में होता है? तो पहाड़ी के क्षेत्रों में होता है। पूर्व और पश्चिम दिशा में बनाते हैं जो अपने घर का मेन द्वार, वो कहाँ के लोग होते हैं? तो जो मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोग होते हैं, उनके जो घर का मुख्य द्वार होता है वो पूर्व या पश्चिम दिशा में होता है। उत्तर दिशा का मुख्य द्वार कहाँ होता है? तो जो गर्म क्षेत्रों में रहते हैं, उनके घर का जो दिशा होता है पूर्णतया किधर होता है? उत्तरी दिशा में होता है। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि भूकंप अवरोधी, अगर आपसे पूछा जाए कि भूकंप अवरोधी मकान को क्या कहा जाता है? मकान को क्या कहते हैं?
किसको क्या कहते हैं? रिट्रो बिल्डिंग। रिट्रो बिल्डिंग ये ऐसे स्थान पे बनाए जाते हैं जहाँ पे भूकंप आने की संभावनाएं ज्यादा होती हैं, वहां पे भूकंप अवरोधी मकान बनाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिट्रो बिल्डिंग क्या है, तो रिट्रो बिल्डिंग क्या है? भूकंप अवरोधी मकान होते हैं। या आपसे पूछा जाए भूकंप अवरोधी मकान को क्या कहते हैं, तो उसे रिट्रो बिल्डिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आवास का चैप्टर। आज इसमें हमने आपको पूरा आवास के बारे में बताया कि आवास का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, घर और मकान में क्या अंतर है, आवास के प्रकार, भूमि का चयन करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, भूमि हमारी कितने प्रकार की होती, ऐसे मुख्य मुख्य बिंदुओं पर हमने क्या की चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं जितना हमने आपको पढ़ाया है सब समझ आया होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।